जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और साथियों, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए ये बिल्कुल न्यू बैच है और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, जैमिनी राय या फिर डी सतीश गुजराल ने। साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन इसकी रचना की है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर को। किसके लिए दिया गया था? तो साहित्य क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। अब यहाँ पर देखिए, एक्सरे की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? पहले भी हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, रोंटगन ने। किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का पता लगाया था। और एक्सरे क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और इसके लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ध्वनि की बात करें, ध्वनि तो ये एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पर इसका आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। तो देखिए, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान पूछा जा रहा है तो ये 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6, कहीं कहीं आपको मिलेगा 98.4। तो ये लगभग में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में दोनों आपको ध्यान रखना है, और केल्विन में 310 केल्विन। चौथा क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम की खोज किसने किया था? एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए बताइए, परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑटो हन। किसने किया था? ऑटो हन ने। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने एक समीकरण दिया था, E = mc²।
इस इक्वेशन को किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। चलिए आगे देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ये क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा, घटता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। चलिए बताइए 6 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर गैस। ठीक है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? वाटर गैस। ध्यान रखिएगा। और वाटर गैस जो है ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। या फिर वाटर गैस का सूत्र पूछे तो CO+H2, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में हाइड्रोजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? पहला समस्थानिक है H11, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है प्रोटियम। इसका दूसरा समस्थानिक का नाम क्या है? H12 और इसका नाम है ड्यूट्रियम। यहाँ पर लिख देते हैं ड्यूटीरियम। और तीसरा समस्थानिक क्या है? H13। ठीक है, H13 और इसका नाम है ट्राइटियम। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, जबकि नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है, लगभग 78%। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। और ऑक्सीजन कितना है? तो याद रखिएगा लगभग 21%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? और साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, फिर बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग डेली प्रैक्टिस से अटेंड कीजिए। और जो लूसेंट का जो नीली वाली बुक होती है, थ्योरी वाला जो बुक है, उसको आपको डेली पढ़ना है। तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन में केवल कैल्शियम का दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पानी और चौक जिसको खड़िया बोला जाता है, इसके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? पृथक यानी कि अलग किस विधि से कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अवसाधन विधि के द्वारा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अवसाधन विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर देखिए, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। आंसर है लाल फास्फोरस। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन में फास्फोरस दिया हुआ है, आंसर याद रखिएगा लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल का अनुभार कितना होता है? अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। पहले भी हमने बता रखा है भारी जल और साधारण जल। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसको बोला जाता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार होता है 20। जबकि साधारण जल का पूछे तो कितना होता है? 18। तो भारी जल का यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। और इसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में होता है भारी जल का। अगला क्वेश्चन, साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? तो देखिए साथियों, साइकस में परागन जो है वायु के माध्यम से होता है।
यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बताइए किस में, पाचन में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में या फिर प्रकाश संश्लेषण में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि जिसका नाम है कुनैन प्राप्त की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मलेरिया की औषधि का नाम क्या है, कुनैन, और इसको किस पौधा से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना से। और कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है। तो साथियों, वाष्पोत्सर्जन को नापने का यंत्र होता है पोटोमीटर। क्या होता है, पोटोमीटर। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है सही जवाब है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है। बताइए 15 के लिए आंसर। पौधों में जो जल का संवहन होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये जाइलम उत्तक के माध्यम से होता है। और खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम उत्तक के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। अच्छा, कोशिका की बात करें तो हमने आपको बताया था कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज पूछे तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया था। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। चलिए फटाफट से 17 के लिए आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे, लेकिन ऑप्शन में एडमंड हिलेरी भी दिया हुआ है। अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो डी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर बी ऑप्शन में एडमंड हिलेरी नहीं है तब आप लोग आंसर लगा सकते हैं तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तो आंसर डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 18 नंबर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम पूछा जा रहा है, तो मिस फ्रान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिस फ्रान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछे कौन हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको बताना है कमेंट करके, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा, बताइए फटाफट से लाइव चैट में। तो चले, बिल्कुल रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अच्छा बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो एमंडसन, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर व्यक्ति में पूछे तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसन, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरे, जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रान। तो आंसर यहाँ पे सी वाला होगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इटली की राजधानी रोम को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। आंसर हो जाएगा
किसका बताइए? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में सार्क लिखा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? सार्क का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर को होती है, 8 दिसंबर 1985 को। तो यहाँ पर देखिए 1985 दिया हुआ है और इसमें टोटल कितने मेंबर है? तो इसमें टोटल 8 मेंबर है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था और आज कौन सी तिथि है? तो 14 नवंबर। अब बताइए 14 नवंबर कौन सा दिन होता है? तो बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और साथ में इसी दिन और क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बताइए मधुमेह दिवस। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। ठीक है, 1926 में किसने किया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे देखते हैं 24 नंबर, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो क से कवक, क से काइटिन। क्या होता है? काइटिन। और पादप का पूछे, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें, ये केवल प्लांट सेल यानी पादप में पाया जाता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका आंसर है नवपाषाण। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है और फिर से रिवीजन करना है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर मिलेगा आंसर के साथ में। आगे देखिए, एफ्ला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? एफ्ला क्या है? एक प्रकार का विष है और इसका उत्पादन कवक के द्वारा होता है। कवक को फंगस भी लिखा जाता है, फंगस, ये इसका अंग्रेजी नाम है फंगस। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। अब देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ना कि मनोनीत की प्रक्रिया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपको दोनों बता देते हैं। देखिए अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। लेकिन पूछे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूछे तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा की बात करें, इसके बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 80 में। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? इसका आंसर है अब्दुस समद, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? देखिए काटो और जलाओ पद्धति, इसी को बोला जाता है झूम कृषि, झूम कृषि। और ये अक्सर पहाड़ी वाले इलाकों में होता है और ये आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्वी इलाकों में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तर पूर्वी इलाकों में।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो। कॉर्नवालिस नहीं होगा, थॉमस मुनरो। चलिए आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे बोला जाता है काल बैसाखी, जिसको नार्वेस्टर भी कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 71 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है? तो 124 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या है? देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना कब घटित हुई थी ये भी हमने आपको बताया था। अगर आप लोग रेगुलर क्लास को देखते हैं, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ये क्वेश्चन आपको खुद से कमेंट करके बताना है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। बताइए तीनों में से कौन है और कौन इसमें से नहीं है। ठीक है, तो 35 नंबर लिखकर आपको आंसर करना है जो भी होगा। अब ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि 35 में आपने आज कितना स्कोर किया है।